पूरा चर्चित किया सभी चैनलों में कि रमेश भाई मैंने आप चाहते तो जो है लीगल नोटिस भी भेज सकते थे, उनसे लड़ भी सकते थे कोर्ट में। मैंने कभी आप जानते हैं मैंने कभी निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं किया। और और जीवन में भी मैंने जो देखा है, जो मेरा जितना आपसे साबका रहा है लगभग 1 दशक से ज़्यादा हो गया, कि आपने कभी सकारात्मकता नहीं छोड़ी। आपसे लोग दुश्मनी मानते रहे, लेकिन आपने दुश्मनी नहीं मानी कभी नहीं। अब आप खुद खड़े हुए, आपने मेरे खिलाफ खूब छापा, बहुत आप छापा। उसके बाद कहीं मिले, हमने कहा भी नहीं आपसे, ना फोन पे कभी कहा, ना कोई सिफारिश करा। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी हैं, जो मीडिया में इनका पूरा करियर रहा है। सर, जब आपको मिला था टिकट और आप जब वहाँ पे ट्रेन से उतरे तो लोगों ने बड़ा हल्ला किया कि तो कोई पहचानता नहीं है, किसी और को पना दिया गया माला। तो वो जो साजिश थी उस पर जीतने के बाद आपने धन्यवाद कहा कि नहीं कहा चैनल वालों को, मीडिया वालों को और अपने विरोधियों को? देखिए, मैंने धन्यवाद बिल्कुल कई लोगों को कहा, इसलिए कहा कि लोग मुझे उस समय तक राजनीति में कम जानते थे। पूरे देश में मीडिया ने इतना चलाया कि लोग जानने लगे कि रमेश अवस्थी कौन है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और वो भी एक ऐसा धन्यवाद बिल्कुल कई लोगों को कहा, इसलिए कहा कि लोग मुझे उस समय तक राजनीति में कम जानते थे। पूरे देश में मीडिया ने इतना चलाया कि लोग जानने लगे कि रमेश अवस्थी कौन है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और वो भी एक ऐसा नैरेटिव जो मैंने देखा मीडिया तो में। बाबूराम निषाद जी आपके साथ गए थे। बाबूराम निषाद जी हमारे मित्र हैं, तो ये तय हुआ कि भाई जब चलेंगे तो हम लोग ट्रेन से चलेंगे। बाबूराम जी ने कहा मैं भी चलूंगा साथ में। तो मैंने कहा चलिए, अच्छी बात है। जब हम लोग गए थे तो बाबूराम जी को मेरा ये भी उद्देश्य था कि बाबूराम जी 5 साल तक लगातार कानपुर के प्रभारी भी रहे पार्टी की तरफ से, वरिष्ठ नेता है। कानपुर में उनका काफ़ी व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं, व्यक्तिगत दोस्त भी हैं, तो जो कानपुर में आते हैं तो एक बड़ा उनका फॉलोइंग है। तो हमने कहा बाबूराम जी चलेंगे तो साथ में अच्छा रहेगा। तो बाबूराम जी जब हम लोग गए तो इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी स्टेशन में। लेकिन जो विरोधियों ने साजिश की, उनको लगता था कि रमेश अवस्थी को टिकट मिला है, भीड़ नहीं आएगी, विरोध बहुत ज़्यादा है, लोग नहीं आएंगे, तो हम इसका शूट करेंगे। 3 एक कैमरा टीम। अच्छा, मतलब वहाँ कैमरा टीम गई थी ये कि कम भीड़ है ये दिखाने के लिए। वो लोग इसलिए उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया था कि वो जाके 3 लोग कैमरा टीम देखे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है जी, वहाँ भीड़ है नहीं, भीड़ नहीं। तो वो इस उद्देश्य से वहाँ काम करने के लिए गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रमेश अवस्थी आए और इसमें ऐतिहासिक भीड़ है, आज तक इतनी भीड़ नहीं हुई है, जबरदस्त भीड़ है, तो उनको कुछ समझ नहीं आया। तो सोच रहे थे क्या उनको क्या एंगल क्या दें। तो तब तक ये हुआ, हम लोग जब यहाँ से गए तो अलीगढ़ में बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। तो कुछ लोग अलीगढ़ से डिब्बे में चढ़ लिए, कुछ लोग इटावा में, कानपुर से लोग आ गए। वो लोग आपके कार्यकर्ता चढ़ते गए। इटावा में तो पूरा डिब्बा भर गया था, उसमें हमारे कानपुर से कुछ लोग आए, इटावा के भी लोग थे, तो कानपुर से कुछ कार्यकर्ता आ गए थे। इतनी भीड़ थी, इतना डिब्बे में भर गए थे कि सोच रहे थे कानपुर कब आए, कब जल्दी से उतरा जाए। तो जब मैं कानपुर में स्टेशन पे उतरने के लिए हुआ तो इतनी भीड़, लगातार घुस आए लोग डिब्बे में कानपुर में। तो बाबूराम निषाद जी ने सोचा कि मैं जल्दी निकल जाऊं, तो बाबूराम निषाद जी भीड़ के चक्कर में जल्दी निकले। तो बाबूराम निषाद के एक सरदार जी मित्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। बाबूराम निषाद जी का उनका पारिवारिक रिश्ता है। अच्छा। जब उनको पता चला, जब भी कानपुर बाबूराम जी आते हैं तो बाबूराम जी वहीं रुकते भी हैं, वहीं रुकते हैं। उनका अपना व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक भी है, पार्टी स्तर से भी है। तो उनको पता लगा कि बाबूराम जी आ रहे हैं, कि जब कानपुर आते हैं तो बाबूराम से फोन से बात होती है। बाबूराम जी उनको बता देते हैं मैं कानपुर जब आता हूँ। तो बाबूराम जी को वो 2 मालाएं लाए थे। एक माला बाबूराम जी को पहनाने के लिए, भाई उनका गेस्ट है, पारिवारिक संबंध है और राज्यसभा सदस्य है, कोई ऐसा नहीं कि जनरल कार्यकर्ता है। और एक मेरे लिए लाए थे। तो वो 3 लोग आए थे अपने, और उसके बाद देखा उन्होंने, जब देखा कि अवस्थी जी नहीं, पहले बाबूराम ही तो रहे। बाबूराम जी भीड़ के चक्कर, भीड़ के दबाव के चलते बचने के लिए मैं जल्दी निकल जाऊँ। तो बाबूराम जी ने मुझे कहा कि अवस्थी ये तो आप नहीं छोड़ेंगे, मैं निकलता हूँ जल्दी। तो बाबूराम जी निकले भीड़ में। बाबूराम जैसे निकले वैसे वो कार्यकर्ता हमारे सरदार जी बाबूराम को देखा। अब ये बताइए यशवंत जी की कोई आदमी जो एक राज्यसभा का सदस्य है, उसका पार्टी कार्यकर्ता है और 10 साल से पारिवारिक संबंध है, क्या वो जब आएगा तो उसका स्वागत नहीं करेगा? और वो ऑलरेडी प्लानिंग के साथ आए थे। 2 माला उन्होंने एक माला उन्होंने बाबूराम जी को पहनाई और बाबूराम जी से उन्होंने पूछा कि अवस्थी जी कहाँ है? तो उन्होंने कहा अंदर है, निकल रहे। उसके बाद मैं निकला तो ये उन्होंने माला पहनाई। और उसके बाद इतनी भीड़ थी कि आप अगर उसके वीडियो फुटेज देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सालों बाद इतनी भीड़ हुई। मतलब जो लोग कम भीड़ खोजने गए थे उन्होंने फिर नया एंगल दिया। आप जानते हैं हमारे कुछ साथी थे पत्रकारिता, जो एजेंसी एक हायर की गई थी, उस एजेंसी के में जो पत्रकार साथी, उन्होंने एंगल साजिश के लिए पूरी एजेंसी हायर की, पूरी एजेंसी एक हायर थी, पूरा वो खैर पूरे चुनाव तक थी। उसमें पार्टी भी था, नामांकन क्या क्या कमियां मिले भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की,
कि आप जानते हैं मैं तो ये हायर करने वाले पॉलिटिकल लोग थे या मीडिया के लोग थे? पॉलिटिकल लोग हमारे Political लोग। विरोधी थे, दूसरे गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनकी तरफ से लोग थे। तो खैर ये राजनीति में होता है, इसमें होता तो ही रहता है, विरोध जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका विपक्ष तमाम तरीके हथकंडे आपको फंसाने के लिए, हराने के लिए अपनाता है, तो वो मैं नहीं मानता। लेकिन मुझे ये बात जरूर आज भी मैं हैरानी है मुझे कि मीडिया कैसे इस ट्रैप में फंस गया। उन्होंने वो वीडियो फुटेज काट के बाकायदा नीचे लिखे कि रमेश अवस्थी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी को कोई पहचानता नहीं, और माला उन्होंने डाल दिया। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है उनमें कुछ लोग आए होंगे जो नीचे के कार्यकर्ता होता है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, नीचे छोटे कार्यकर्ता। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जितना एडिट क्लास है, आम जनमानस है, मैं 2010 से वहाँ रहता हूँ यार। 2010 से मेरी एक पार्टी भी आप जानते हैं, आपने वो खली का रोड शो भी किया था, वो भी किया 2022 में पूरा, और 2010 से लगातार हमारी एक मैंगो पार्टी। आप एबीवीपी के जो है प्रेसिडेंट भी रहे हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे मैं फर्रुखाबाद में मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा, बड़ा कॉलेज था, विद्यार्थी परिषद ही में वहाँ रहा। तो मैं ये मान रहा था कि भाई आप जो बाबूराम निषाद 5 साल प्रभारी रहे, उनका कानपुर से रिश्ता बहुत, सीनियर लीडर हैं, मुझे चलिए किसी नहीं, बाबूराम को तो जानते थे ना, बिल्कुल। तो बाबूराम को रमेश अवस्थी मान के कैसे कोई माला पहन सकता? भाई आपको सकता नहीं पहचान दे, चलो ठीक है, लेकिन चलिए उनको तो जानता था, तो ये कैसे मीडिया ने मान लिया कि रमेश अवस्थी ने पहचान के उनको माला डाल दिया? अरे भाई वो तो पुराने, कोई नए लीडर तो है नहीं, पुराने लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके अपने संबंध हैं, और पारिवारिक व्यक्ति ने उनको माला डाल दी, तो उनको पहचान के ये बाबूराम जी, मेरा उन्होंने इंतजार किया, मेरे भी माला डाली। उसके बाद ऐसा नैरेटिव बनाया गया है पूरे देश में कि लगता है कि रमेश अवस्थी गलत टिकट आप दे दिया। मीडिया में लंबे समय तक आपका करियर रहा है, एडिटर इन चीफ रहे हैं, लेकिन मीडिया ने ही सबसे पहला वार किया आपके ऊपर। चलिए हमारे मीडिया के साथियों को धन्यवाद कि उन्होंने बार किया, अपना जो भी है उस ट्रैप में फंसे आपको ब्रांड बनाया जो है, ब्रांड बना पूरे देश और दुनिया में पूरा चर्चित किया सभी चैनलों में कि रमेश भाई मैंने आप चाहते तो जो है लीगल नोटिस भी भेज सकते थे, उनसे लड़ भी सकते थे कोर्ट में। मैंने कभी, मैं आप जानते हैं मैंने कभी निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं किया। और इवन जीवन में भी मैंने जो देखा है, जो मेरा जितना आपसे साबका रहा है, लगभग 1 दशक से ज़्यादा हो गया, कि आपने कभी सकारात्मकता नहीं छोड़ी। आपसे लोग दुश्मनी मानते रहे, लेकिन आपने दुश्मनी नहीं मानी कभी नहीं। अब आप खुद खड़े हुए, आपने मेरे खिलाफ खूब छापा, बहुत आप छापा। उसके बाद कई मिले, हमने कहा भी नहीं आपसे, ना फोन पे कभी कहा, ना कोई सिफारिश कराई, व्यक्तिगत मिले तो हमने आपसे सहारा तो साजिशों का मतलब घर है, वहाँ एक से एक साजिशें होती थी, वहाँ और कई साजिशें छपी भी हैं आपके खिलाफ चपती रहती, तो वो मैं कभी नहीं, मतलब मैं पॉजिटिव जीवन में। सकारात्मक भाई साहब, ये जो आपके जीवन व्यक्तित्व में है, ये किसकी प्रेरणा से, कैसे है, मैंने ये एकदम इतना पॉजिटिव आप कैसे रहे जीवन में? देखिए परिवार में, हमारे जो परिवार में हमारे पारिवारिक बड़े भाई थे डॉक्टर ब्रह्मदत्त अवस्थी जी, वो 1900 ब्रह्मदत्त अवस्थी जी, अभी उनकी डेथ हुई कुछ महीने पहले, प्रोफेसर थे और कई उनकी किताबें लिखी हूँ, संघ के विचारधारा थे, 1967 में विधायक का चुनाव लड़े थे फर्रुखाबाद से, तो हम लोगों का वो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। DIR मीसा में वो जेल गए, तो जो हमारा पूरा परिवार है, हम लोगों की विचारधारा वो संघ की विचारधारा है। ये जरूर है कि आप, उसके बाद मैं कॉलेज में जब चुनाव लड़ा तो वहाँ भी लगभग 10,000 लड़का पढ़ते थे, तो मैं वहाँ का भी प्रेसिडेंट चुना गया, ABP से ही उनका पूरा समर्थन था, उसी तरफ से मैं चुनाव लड़ रहा था, और मैं वहाँ का प्रेसिडेंट चुना गया। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही हमने अपना कैरियर शुरू किया। ये जरूर है, मैंने कुछ साथी, हमारे पत्रकार साथियों ने मुझसे पूछा, कई सवाल पूछे कि आप पत्रकारिता में हैं, आप पत्रकारिता से आपको टिकट मिल गई, आप बाहरी हैं, 2 सवाल बड़े मुख्य रहे। तो हमने कहा आप अगर मेरे बारे में जानते नहीं, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं जानते, आपको ये नहीं पता कि मैं कई सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य कानपुर से ही हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आपकी प्रॉब्लम, 2017 से ना? हाँ, आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि भाई हम प्रदेश कार्य समिति में सदस्य लगे, आपको नहीं पता। मेरे बच्चे कानपुर में, छोटा बच्चा जयपुरिया में पढ़ा ऑलरेडी, वहीं से अच्छा, मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कानपुर का, मेरा अपना मकान है, मैं 10 साल से लगातार रहता हूँ, फिर भी आपको लगता है मैं मारी हूँ, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो मैं लगातार पार्टी में 2014 से 13 से लगातार मुख्य धारा में लगा रहा, बांदा से मैंने पार्टी में प्रयास किया टिकट के लिए, नहीं मिला, अलग चीज़ है पार्टी में, फिर भी हम अपने पार्टी के लिए काम करते रहे। ये जरूर है कि आपको जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता ना, तो मैं पत्रकारिता से मैं कर रहा था, लेकिन मेरी मानसिकता संघ की, मेरा कार्य भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर था, उसमें कोई नहीं, पार्टी के लिए काम कर रहा था। पार्टी ने मुझे तभी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, ऐसे किसी को टिकट नहीं मिल जाती है। भाई रजत शर्मा जी को टिकट नहीं मिला, सुधीर चौधरी जी को टिकट नहीं मिला, एक से एक बीजेपी के सपोर्टर हैं मीडिया में,
लेकिन आपने सबको दरकिनार करके जो है आपको नहीं, टिकट मैं ये मिला। नहीं कह सकता उनको टिकट नहीं मिला, होता है इन्होंने ना मांगा हो ना प्रयास किया हो, लेकिन मैंने मांगा, मैंने प्रयास किया। प्रयास किया, पार्टी ने मुझे कंसीडर किया, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना। ये जरूर है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी तो आप समझ लीजिए ये नैरेटिव बनाने के बाद इनका टिकट कट जाए, लोगों ने खूब प्रयास के लिए, भारतीय जनता पार्टी जानती थी ना कि हमारा क्या करता है। कानपुर में राजनीति के दिग्गज रहते हैं, माने कहाँ सतीश महाना जी, कहाँ एक से एक लोग हैं वहाँ पे, सब बड़े दिग्गज हैं। बड़े बड़े पाटन के बीच में आप माननीय मुरली मनोज जोशी जी हमारे 2014 में हाँ, वहाँ मुरली मनोज सांसद जोशी जी चले, वहाँ से बड़े रहे हैं। हमारे आदरणीय बहुत बड़ा व्यक्तित्व है राजनीति का। तो कानपुर वैसे भी संघ का, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ है, सबका आशीर्वाद रहा, चाहे माना जी हों और हमारे साथी रहे। जो लोग ये कहते थे, जो विरोधी, उनको मानना था कि इनको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद इनका बड़ा विरोध होगा, इसको हम लोग चलाएंगे। आप, मैं बता रहा हूँ, आप पता करिए, एक भी व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हमारा, पार्टी का वरिष्ठ हमारे, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, किसी ने कोई फेसबुक में, किसी ने कोई झंडा बैनर से, किसी ने कोई किसी कार्यक्रम में, किसी ने विरोध नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि मैं ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा था, उनको लगा कि काम हमारे अंदर का ही कोई व्यक्ति आया, इसलिए नहीं विरोध किया। अगर मैं वास्तव में बारी होता होता विरोध होता, लेकिन मैं तो पार्टी के लिए काम करता था, लोग जानते थे पूरा। हाँ, ये जरूर होता है, हर जगह होता है। मैं पार्टी में जब आप 10 लोग टिकट मांगते हैं, एक को मिलता तो 9 लोग थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ा दुख होता है, लेकिन उसके बाद वो सब पार्टी के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में, बाकी लोगों में तो विद्रोह हो जाता, कांग्रेस में और कहीं होता तो पता चला विद्रोह हो गया। आप समझ लीजिए वहाँ पे टिकट का फाइनल हो गया था, कांग्रेस उनका आलोक मिश्रा जी का, तो पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये वहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जिसको टिकट मिल गया, थोड़ी देर बाद सब आंतरिक लोग तक सब लोग बैठते हैं, उसके बाद करते हैं। और पार्टी बाकायदा जिले से, क्षेत्र से, प्रदेश से बाकायदा नाम आता है, रिकमेंडेशन होती है, एक एक बात पता की जाती है, उसकी LIV रिपोर्ट, IV रिपोर्ट होती है, इनके बारे में पता किया जाता है। क्या ऐसे किसी को यहाँ पार्टी टिकट नहीं दिया जाता, जुगाड़ नहीं चलता यहाँ मेरिट पे टिकट मिला जाता है। और पार्टी को ये भरोसा था, कि मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पार्टी को ये भरोसा था कि अगर भाई हमारे जो निवर्तमान जो सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा मना कर दिया, उनकी उम्र हो गई थी जी, और लगभग 77 साल। उसमें भी लोग विवाद किए थे, उसमें विवाद किया। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरी उम्र हो गई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो किसी ने किसी को देना है ना, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं किसी को ना देना हो। ऐसा भी नहीं उनका कोई टिकट काटा, उनका टिकट काटा नहीं गया, उम्र की वजह से उन्होंने मना किया। उसके बाद उन्हें चुनना था, उन्होंने, पार्टी ने एक पूरा फोरम मरा, कई लोगों के नाम गए, बीजेपी में तो पूरा रिसर्च करके टिकट देती है। तो रिसर्च करने, अब लोगों ने कहा कि रमेश अवस्थी पत्रकार हैं, तो अरे उन्होंने बैकग्राउंड तो देखिए, मेरा पूरा संघ का बैकग्राउंड है, पार्टी के लिए मैं लगातार 2013 से मुख्य धारा में काम कर रहा हूँ। मैंने बताया कि मैंने बांदा में भी प्रयास किया, 2014 में बांदा में रैली भी की थी आपने? रैली भी किया, 2019 में भी कई कार्यक्रम किए पार्टी के लिए, लगातार मैं सक्रिय था। वहाँ पे भी मेरा, आप जानिए कि नाम चल रहा था कि भाई ये भी प्रमुख दावेदारों में, टिकट नहीं मिला, फिर भी पार्टी के लिए काम करते रहे। कानपुर चूँकि मेरा घर था, कानपुर में भी सक्रिय में रहता था। बाद में पार्टी ने अपना देखा, रिपोर्ट ली, बाकायदा ऊपर नाम गया, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, तो मैं तो अपना प्रयास कर रहा था, मैं कोई श्योर था मुझे टिकट मिला, लेकिन पार्टी ने अपना पूरा रिसर्च वर्क करने के बाद मुझे टिकट दिया। जब टिकट पार्टी ने दे दिया, तब मैंने कहा कि पार्टी ने अगर मुझे बड़े भरोसे से टिकट दिया, तो मैं पार्टी के वरिष्ठों ने भरोसा दिया कि आप निश्चित रहे, मैं कानपुर का चुनाव जीत गया। और आप देखते हैं कानपुर किस तरीके से पीडीए गठबंधन ने नकारात्मक झूठ बोल कर प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया। कानपुर में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। आज हमारे साथी जो दूसरे चुनाव जीते हैं, माननीय देवेंद्र भोले सिंह जी, आप पूछिए उनसे कि एक विपक्षी गठबंधन की बड़ी मीटिंग में एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम लोग हर जगह चुनाव जीत गए, लेकिन हमारा फोकस था कानपुर में, हम कानपुर में कैसे चुनाव हार गए, इसकी जरा समीक्षा रिपोर्ट मुझे दीजिए कि कानपुर की हम दोनों सीटें, शहर और देहात, ये कैसे ये लोग जीत गए, इसको मुझे बताइए। तो उनका फोकस था बड़े बड़े शहरों में, कानपुर था, ये कानपुर से किसी तरह हम चुनाव जीतना है मुझे, उसके लिए तमाम उन्हें हथकंडे अपनाए। लेकिन मैं कानपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे मनोयोग के साथ, तन मन के साथ, दिन रात एक करके चुनाव लड़ा और मुझे वहाँ का सांसद चुना है। इसके लिए उनका, कानपुर के इस कर्ज को, ऋण को जो है उतारने के लिए आप लगे हुए हैं। बिल्कुल। कानपुर देखिए, कानपुर मैंने पहले कहा, कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट था, कानपुर का अपना एक गौरव था, एक वैभव था। उस गौरव और वैभव कानपुर का कैसे वापस हो, वो मेरा प्रयास है, और वो प्रयास सब पूरा हो जाए। कानपुर में जैसे कि आपने मिलों की बात की, कानपुर की बंद मिले, रोजगार का माध्यम कैसे बने,
उसके लिए या जो निरंतर खाली लैंड है वहाँ पे जो मैंने खाली लैंड में कुछ भी हो, बंद मिलों का जो पूरा लैंड है और लैंड उसका बैंक सदुपयोग हो जाए, सदुपयोग हो और उससे रोजगार हो। अब वहाँ माल खोल दो आप, माल वहाँ पे कुछ भी कर जी, दीजिए, जैसे कोई बनारस का कायाकल्प किया है लोगों ने। बनारस का क्या माल खोल लीजिए, वहाँ आईटी हब बना दीजिए, IT हब वहाँ बना पे दीजिए, और चीज़ें ले लीजिए, पीपीपी मॉडल पर लोगों को दे दीजिए। लोग अभी एक हॉस्पिटल वहाँ पड़ा हुआ है, पता चला वो 20 साल से पड़ा हुआ, तो हम लोगों ने कहा इसको आप दीजिए पीपीपी मॉडल पे, एक बड़ा हॉस्पिटल बने ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम हो सके। तो ये तमाम चीज़ कानपुर के समग्र के विकास के लिए क्या क्या जरूरत है, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस कालखंड में काम राजनीति कर रहा हूँ उस वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कालखंड है। मैं आपको बताता हूँ कि आज नहीं, आगे आने वाले दिनों नहीं, सदियों में इस काल की राजनीति जो कार्यकाल है इसको याद किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह देश के लिए किया, माननीय अमित शाह जी किस तरह देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, देश के विकास के लिए, देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए किस तरह इसके एकजुट हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। ये आगे आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी और तब वो अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगी कि वो जब हम उनके परिवार, इनके जो पुरखे थे, मान लीजिए आप, इनके बाप दादा वो थे, उस कालखंड में थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अमित शाह जी वहाँ के गृह मंत्री थे, जिन्होंने कश्मीर को पूर्ण आज़ादी दिलाई। आज़ाद था लेकिन पूर्ण आज़ादी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन हो सकता था। उसको विजन को, उस मिशन को पूरा कोई और करने में नहीं करता, वो अमित शाह जी कर सकते थे। तो माननीय अमित शाह जी ने किस तरह से जो कहते थे कि वहाँ पर धारा 370 अगर समाप्त हो जाएगी तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, अमित शाह जी ने एक झटके में ऐसा आप बताइए, आपको क्या उम्मीद थी कि धारा 370 ऐसे समाप्त हो जाएगी? नहीं कर सकता था। और वो दूसरी जो भी धारा है साथ में लगी वो भी समाप्त हो जाए, नहीं, वो कहते ये हो सकता समाप्त हो जाए, आगे ये बनी रहेगी। उन्होंने जब अपना भाषण दिया, वो देश के युवाओं को, देशभक्तों को आज भी गौरवान्वित करने वाला उनका आप लोकसभा का अमित शाह जी का भाषण सुनिए। आज भी आपको, जैसे नहीं उस समय हम कहते तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, जय जवान के वो नारा दे, उस तरीके का भाषण अटल जी का भाषण कभी देखिए। तो जो धारा 370 पर माननीय अमित शाह जी का भाषण लोकसभा में आप देखिए, देशभक्तों को, हमारी पीढ़ी को बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला, आज भी जोश भर देता है। तो ये राजनीति जो आज इस कालखंड में हो रही है, ये मान लीजिए ऊपर वाले की कृपा है जो हमको माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा प्रधानमंत्री दिया। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि जब आप लोकसभा जीत के गए लोकसभा में, तो क्या कभी लोकसभा में आप दर्शक दीर्घा में या मीडिया कक्ष में बैठे थे, कवर किया था? मैं बैठा था, मैं कई बार लोकसभा में गया। अच्छा। और मैं बैठा था वहाँ पे, मैं देखता था लोगों को बोलते हुए, देखता था अंदर से। कभी कभी इच्छा तो देखिए, मैंने कहा इच्छा हुई थी कि कभी हम भी वो इसलिए रहता। देखिए, आप जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो जीवन की शुरुआत चीज़ों में आप जिनमें शुरुआत करते हैं वो आपके जन्म से रहते हैं। तो मैंने राजनीति से चालू किया था। मैं कॉलेज में छात्र राजनीति से मैं आया। फर्रुखाबाद किस कॉलेज में थे? बद्री 100 डिग्री कॉलेज में प्रेसिडेंट था। तो मैं वहाँ पे जो कॉलेज का प्रेसिडेंट चुना जाता था, पता करिए, वो मिनी विधायक माना जाता था। फर्रुखाबाद तो बड़ा खूंखार इलाका, बहुत खूंखार इलाका। तो वहाँ तो जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो छात्रों की और आप पता करिए छात्रों की और पुलिस की गोली चल रही थी, पूरा ईटा पत्थर हो रहा था, 5 तमंचे तो फायर कर रहे थे वो पुलिस। तो मेरा तो पास 15 मिनट का समय रह गया था नामांकन करने के लिए। तो मैं नीचे रिस्क लेके, हमने कहा अब ये नहीं तो चला जाएगा। अब 2 बजे विरोधी तो आप जानते लगे रहते हैं, टाइम खत्म, गोलीबारी के बीच में घुस के बस जाके घुसा। और मैंने कहा अब देखा जाएगा, लगेगी तो उस दिन जिसने ये सीन देखा होगा तो पक्का कहेगा कि आदमी जरूर एक दिन जो है लोकसभा जाएगा। गोलीबारी में जो है अपना पर्चा भरना नहीं भूला। नीचे बिल्कुल होके मैं अकेला, लोग कह रहे थे रुक जाओ अभी थोड़ी देर। हमने कहा 15 मिनट का समय लगा। सब विरोधी आप जानते हैं स्टूडेंट, वो इस बात इंतजार थे चलती रहेगी और ये नामांकन नहीं कर पाएंगे। तो मैं गया, जाके घुसा, हमने देखा जाएगा और नामांकन किया, चुनाव लड़ा। और पता करिए वहाँ पर मैं ऐतिहासिक वोटों से जीता था। जितने विरोधियों को सब वोट मिले थे उतने वोटों से मैं चुनाव जीता था। मैंने उस समय गोलीबारी हुई थी और इस बार जो है मीडिया की गोलीबारी हुई है। मीडिया हमारे अपने साथी हैं, मैं गोलीबारी कहूँ उनको धन्यवाद दूँ। खैर उनका कहीं ना कहीं स्नेह प्रेम रहा होगा, कभी कभी होता है। तो आप जब पहले दिन गए लोकसभा में जीतने के बाद, तो आपने वैसा ही प्रणाम किया जैसे मोदी जी ने किया था? मैंने प्रणाम किया। और लेट के तो नहीं कहते थे, लेकिन मैंने ऐसे करके उनको प्रणाम किया, बाकायदा झुक के प्रणाम किया और अपने को धन्यवाद दिया, अपने पुरखों को धन्यवाद दिया। उनकी कुछ प्रतापों, मैंने कहा ना कि हमारे पुरखों के ही कुछ पुण्य होंगे। उन्होंने, माता पिता ने कुछ पुण्य किए, उनकी वजह से मुझे जिम्मेदारी मिली। क्योंकि लोकसभा में जाना, मुझे लगता है इससे बड़ी जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। आपने वहाँ पे सवाल उठाए हैं कुछ? हाँ, आपने कितने बार आपको बोलने का मौका मिला? कानपुर मुझे 3 बार बोलने का मौका मिला।
3 बार बोलने का मौका मिला। क्या सवाल उठाया उस पे मैंने जो ग्रीन पार्क मैंने बताया उसकी कैसे जीर्णोद्धार हो उसको अच्छा, दोबारा ग्रीन पार्क के ऊपर मैंने पिछली बार सवाल कानपुर का ब्रांड है। कानपुर का ब्रांड है। और अभी मुझे रेलवे बजट पे बोलने का मौका मिला, तो रेलवे बजट पे मैंने वहाँ की एलिवेटेड रोड रेलवे की जल्दी बने उसके लिए मैंने मांग किया, और भी ट्रेन की मांग किया, श्रम शक्ति की मांग किया, एक और डुप्लीकेट श्रम शक्ति चलाई है, कई मांगे मैंने रखी। तो उससे पहले मैं अभी 3 बार मौका मिला। बाकी क्वेश्चन जो होते हैं ना 377 में पूछे जाते हैं वो मैंने कहीं लाल इमली पे, वहाँ के विकास पे और कई चीज़ों पे मैंने सवालों को कानपुर सेंट्रिक ही रहा विकास। कानपुर अभी विकास मैंने कानपुर सेंटर रखा है कि मैंने कहा कि कानपुर विकास हमारी प्रतिबद्धता में है। लोगों पे आरोप लगते हैं कई सांसदों पे कि वो लोग पैसे लेके सवाल उठाते हैं, मतलब बहुत पहले की बातें हैं, तो ऐसा होता रहा है। ये पहले होता रहा। आपके यहाँ भी लोग अप्रोच करते होंगे? नहीं, मुझसे कह रहे अप्रोच नहीं की, लेकिन हाँ पहले होता रहा जो भी रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखते हैं अभी सरकार को 2 कार्यकाल हुए हैं, तीसरा चल रहा है, एक भी करप्शन का कोई आरोप आप बता दीजिए पूरे देश में कहीं भी सरकार पे लगा हो, उनके मंत्रियों पे लगा हो या उनके किसी सांसद पे लगा हो, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा जिससे आप लोग आए कि नहीं ये पैसे ले करते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पर बाकायदा मॉनिटरिंग है, बाकायदा सिस्टम से काम चलता है। आप क्षेत्र के लिए करिए, समाज के लिए करिए, देश के लिए करिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे तो आइडियल रहे। उनका जब मैं देखता था गुजरात में जिससे काम करते थे तो मैं सोचता था उसमें कि ऐसा व्यक्ति अगर देश की राजनीति में आए तो हम लोग भी राजनीति में मुख्य रूप से आए। और जब पता लगा मुझे 2013 में कि माननीय नरेंद्र मोदी जी चेहरा होंगे इस बार, तो उसी समय मैं राजनीति में आया, क्यों मैं जानता था और किसी आप कालखंड आपने भाप लिया था कि जो है ना, हमने ऐसे व्यक्ति आए तो फिर पत्रकारिता छोड़ के समाज सेवा की। देखिए अंत में आज हम तब भी लोकतंत्र के चौथे खंभे के लिए काम करते थे और अब भी लोकतंत्र के चौथे खंभे में ही है, तो कहीं बाहर नहीं। पहले लिख के काम करते थे कि भाई समाज की चीज़ें उठाते थे कि भाई लिखित रूप, अब संसद में भी उठाते हैं कि समाज के लिए काम, तो समाज के लिए ही करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा व्यक्ति ये देश के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करे, अगर ये चेहरा बनते हैं तो मैं राजनीति में आऊँगा। वैसे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आइडियल रहे, उनसे वो पत्रकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, तो उनसे भी मैंने बहुत सीखा। लेकिन मुख्य रूप से राजनीति में आने का मेरा जो रहा है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी जब राजनीति में, मुख्य देश की राजनीति में जब उन्होंने प्रयोग किया, तभी से वही तब मैंने सोच लिया था कि मैं राजनीति में करूँगा। टिकट मिलना अलग चीज़, लेकिन मुख्य धारा में राजनीति करूँगा। और फिर मैंने तभी चालू किया और ये मेरा सौभाग्य है। और मैं पार्टी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि सभी वरिष्ठों ने मुझे इस लायक चुना कि मैं पार्टी की सेवा करूं। तो पार्टी की एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहा हूं, भविष्य में भी करता रहूंगा, यही जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू।